यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 8 और 9 नवंबर का करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आदिवासी समुदाय और टाइगर रिजर्व। इस टॉपिक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आदिवासी समुदाय और टाइगर रिजर्व के बारे में मुख्य रूप से जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, एफआरए 2006 का अधिनियम है, और उसके साथ जो टाइगर रिजर्व है जो कि मैनेज किए जाते हैं एनटीसीए द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन दोनों के बीच का एक इश्यू है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज इस पर वापस से आया तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जनजातीय मंत्रालय की नवीन नीति, तो इस पूरे इशू के लिए ट्राइबल मंत्रालय की एक नीति है और उस पर विवाद है, हम हॉलिस्टिकली डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे मेटाबोलाइट्स ये क्या होते हैं और बायोकेमिकल मार्कर क्या होते हैं। ये मुख्य रूप से जो मधुमेह जैसी बीमारियां होती है वो एकाएक तो नहीं होती है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर पहले ही मिल जाते हैं लेकिन हमें ज्ञात नहीं रहते। तो एक नवीन शोध है कि डायबिटिक जैसी बीमारियां, उनका जो डायग्नोसिस है, उनकी जांच है, वो पहले ही पता चल जाएगा काफी समय से पहले। तो उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है इसके अंदर, ड्राइड ब्लड स्पॉट एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ हम देखेंगे कल्याणवाद का ममदानी मॉडल। ये जो ममदानी मुख्य रूप से न्यूयॉर्क के मेयर बने उस, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बात की थी। जैसे अरविंद केजरीवाल ने बोला था मैं ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा, उसी तरह से उन्होंने भी काफी फ्री चीजों की बात की गई है। तो उसी को लेकर बहस है कि जो सस्टेनेबल वेलफेयरिज्म क्या होता है, यानी टिकाऊ कल्याणवाद क्या है। और इसको लेकर अर्थशास्त्र में एक थ्योरी है कि एक डिलीमा है कि जॉन रॉल्स कुछ और कहते हैं जबकि पेरेटो कुछ और कहते हैं। इसी के साथ हम सोचना जरूरी है सेगमेंट कंप्लीट करेंगे और डिस्कशन को समाप्त करेंगे। अब आदिवासी समुदाय व टाइगर रिजर्व, तो इसमें मुख्य रूप से आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि वन अधिकार अधिनियम जो 2006 का अधिनियम है वो क्या है, उसके साथ जो एनटीसी है वो क्या है। ये दो बेसिक है। इस बेसिक को समझने के बाद हम इस आर्टिकल पे आगे बढ़ेंगे। अब चर्चा में क्यों रहा कि आदिवासी समुदाय हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो वन अधिकार अधिनियम है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उन्हें टाइगर रिजर्व में रहने का अधिकार देता है, परंतु टाइगर रिजर्व से जबरन उनको हटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने टाइगर रिजर्व के भीतर रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए एक नई नीति तैयार की है। संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों में सामंजस्य, भारत के टाइगर रिजर्व में पुनर्वास और सह अस्तित्व के लिए एक नीति ढांचा, तो ये उसका शीर्षक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन देखा जाए तो जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है वो वन अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए एक नोडल मंत्रालय है और जिसमें मुख्य रूप से वो आदिवासी समुदाय के हितों के लिए काम करता है। तो वहीं जो पर्यावरण व वन मंत्रालय है, ये इसके अंतर्गत एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, और ये मुख्य रूप से टाइगर रिजर्व है उसके लिए काम करती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट हमें देखना आवश्यक था। ये प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें वन अधिकार अधिनियम 2006 की, तो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी यानी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006, ये पूरा एक्ट है लेकिन पॉपुलर नाम इसका वन अधिकार अधिनियम है। इसके लिए नोडल निकाय कौन है, तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय। उद्देश्य क्या है कि जो वनवासी समुदाय हैं उनका भूमि और वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देना। मुख्य रूप से ये कानून जो लंबे समय से यानी सदियों से उस भूमि में रह आ रहे लोग हैं उनको एक कानूनी मान्यता प्रदान करता है। उद्देश्य क्या है, ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को कानूनी रूप से वन संसाधन जैसे कि माइक्रो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह उन तक पहुंच और उनका उपयोग और उनका प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है, और साथ ही जो जैव विविधता संरक्षण है उसमें योगदान देने के लिए भी सशक्त बनाता है। इसमें 4 प्रकार के अधिकार है। पहला है स्वामित्व अधिकार, दूसरा है उपयोग अधिकार, जैसे माइक्रो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लघु वनपज है, जड़ बूटियां हैं, औषधीय पौधे हैं, ये आदि। राहत और विकास अधिकार, जैसे अवैध बेदखली की पुनर्वास सुरक्षा है या वन प्रबंधन के अधिकार है। अब पॉजिटिव नोट क्या है कि इस कानून के प्रावधानों को भीली, गोंडी जैसी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनमें भी उपलब्ध करवाया गया है। तो इससे में समझ में आता है कि उनके पास स्वामित्व, उपयोग, राहत और वन प्रबंधन का अधिकार है। तो ये जो कानून है वो उनको वनों के अंदर रहने का अधिकार देता है। इसके अनुसार वो टाइगर रिजर्व है वहां पर भी रह सकते हैं। अब एक एजेंसी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2006 में गठित हुआ स्टेचुरी बॉडी है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके तहत बनी गई। मंत्रालय कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट,
इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य कि भारत में बाघों और उनके आवास की सुरक्षा व संरक्षण करना। कार्य क्या है? टाइगर स्टेटस रिपोर्ट निकालता है, साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर है उसको भी ये लागू करता है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष इसके अध्यक्ष पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। उपाध्यक्ष राज्य मंत्री होते हैं और संसद के 3 सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, और जो मिनिस्ट्री के सचिव हैं, अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ध्यान रखना, एक है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, तो इसके चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है हमें। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, उसके हेड होने वो पीएम है, जबकि एनटीसीए के हेड है वो पर्यावरण वन जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, वो होते हैं। तो ये जो एनटीसीए ये टाइगर रिजर्व घोषित करता है, उनका अध्ययन करता है, ये सारा काम ये करता है। तो कई आदिवासियों को इसने बाहर निकाला था, उनको विस्थापन किया था। तो अब इस नीति की मुख्य बातें क्या है कि जो पुनर्वास है वो अंतिम विकल्प होना चाहिए। यानी अगर समुदाय को टाइगर रिजर्व से हटा रहे हो तो अंतिम उपाय होना चाहिए। पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो अधिकार, फिर पुनर्वास। यानी पहला आप जो अधिकार है वो मतलब वन अधिकार अधिनियम के तहत उन समुदायों को सभी अधिकार जैसे जमीन, वन उपज, उनकी मान्यता देना और तय करना अनिवार्य है। और साथ ही साथ रहने का विकल्प पहले देखें कि क्या टाइगर रिजर्व और जो समुदाय है दोनों एक साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो स्थानीय समुदाय होते हैं उनके संरक्षण और प्रबंधन में मदद करते हैं। तो सिफारिश क्या की गई है कि जो रहने का अधिकार है, इसमें कुछ सिफारिशें भी हैं। रहने का अधिकार दिया जाए, साथ ही सत्यापित सहमति, यानी टाइगर रिजर्व घोषित करने से पहले भी वहाँ के समुदाय से बातचीत करें आप। साथ ही एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए जो ट्रैक करेगा कि कितने लोगों का पुनर्वास हुआ है, कितनों को मुआवजा मिला और वर्तमान में उसकी स्टेटस क्या है। साथ ही जो पुनर्वास परियोजनाएं हैं उनकी हर साल इंडिपेंडेंट एजेंसीज के साथ ऑडिट कराई जाए, ताकि वो ऑडिट में मुख्य रूप से ये शामिल करें क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट का पालन हुआ है, क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का पालन हुआ है। साथ ही राज्य का कर्तव्य है कि वो अधिकारों को केवल तभी कम किया जाए जब ऐसा करना स्पष्ट परिस्थिति की आवश्यकता है, यानी डेमोन्स्ट्रेटेबल इकोलॉजिकल नेसेसिटी हो। जब तक ऐसी अनिवार्यता नहीं हो तब तक अधिकारों को कम नहीं किया जाए। अब नवीन नीति की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसका जून 2024 का एक निर्देश है, उसमें एनटीसीए ने राज्यों को निर्देश दिया था कि टाइगर रिजर्व में जो लोगों का पुनर्वास है उसको प्राथमिकता देने को कहा गया था, और जिसका ग्राम सभाओं ने विरोध किया। यानी पुनर्वास प्राथमिकता में नहीं है, पुनर्वास अंतिम उपाय है, लेकिन एनटीसीए के आदेश उसे प्राथमिकता में ला रहे थे। इस वजह से एफआरए का लागू नहीं हो पाना था, क्योंकि राज्य सरकार को कई राज्यों ग्राम सभाओं से शिकायतें मिल रही थी कि जो टाइगर रिजर्व है और अन्य प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। और वर्तमान में जो मौजूदा कानूनी स्थिति क्या है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो बाघों के लिए आवश्यक स्थान बनाने का अधिकार देता है, जबकि जो वन अधिकार अधिनियम है वो वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है। तो अब दोनों के बीच में क्या हो गया, अब संतुलन बनाना आवश्यक हो गया। अब अफारा के तहत ग्रामीणों के पास 2 विकल्प हैं। क्या विकल्प है? पहला, वो वहीं रह सकते हैं, वो अपने आवास में रहना जारी रख सकते हैं और प्रशासन उनको बुनियादी सेवाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी देनी आवश्यक होगी। अगर वो स्वेच्छा से चाहे तो पुनर्वास चूज कर सकते हैं, और जिसके लिए उन्हें मौद्रिक पैकेज वर्तमान में 15 लाख प्रति परिवार दिया जाएगा। अगर कोई ट्राइबल है वो टाइगर रिजर्व से बाहर जाते हैं, पुनर्वास करते हैं स्वेच्छा से, तो उन्हें 15 लाख रुपए परिवार दिया जाएगा। विवाद क्या है? आदिवासी समुदायों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पुनर्वास चुनने के लिए धक्का दिया जा रहा है, जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप रिहेबिलिटेशन करो, आप यहाँ से बाहर जाओ। अगर वे नहीं चुनते हैं तो उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, जो एफआरए का उल्लंघन है। मतलब या तो क्या आप वहीं रहोगे तो आपको क्या होगा, बेसिक इंफ्रा प्रोवाइड करवाया जाएगा, और छोड़ दोगे तो 15 लाख दिए जाएंगे। तो वर्तमान में छोड़ने के लिए ज्यादा पुश किया जा रहा है, और कोई वहां रह भी रहे हैं उनको कोई बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। अब ये नीति क्यों महत्वपूर्ण है? हालांकि पुराने कानून दिशा निर्देश पहले से ही थे और उसमें पुनर्वास था वो स्वैच्छिक था, और ये तभी हो जब को हैबिटेशन, यानी ट्राइबल्स और टाइगर रिजर्व में टाइगर एक साथ नहीं रह पा रहे, कोहैबिटेशन की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाए, तभी पुनर्वास था। लेकिन फिर भी पुनर्वास है वो स्वैच्छिक की जगह जबरदस्ती करवाया जा रहा था। अब इन नियमों को लागू करने के लिए कुछ कमियां तो रही है। अब जो नई नीति आई है वो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में अधिक निगरानी, निरीक्षण की भूमिका देती है, और जो पहले मुख्य रूप से एनटीसी के पास ही। अब इस पॉलिसी आने के बाद है ना, मुख्य रूप से जो इस नीति को लागू कौन कर रहा था, मतलब
यहाँ पे जो एफआरए और डब्ल्यूपी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन दोनों में संतुलन बनाने का काम कौन कर रहा था? अकेला एनटीसीए ही कर रहा था, और वो भी स्टेट के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलकर। लेकिन अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी आ गई है, तो एक तरह से एक संतुलन बना रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट डज न्यू स्टडी शो ऑन डायबिटिक्स रिस्क, यानी जो ये सोशल जस्टिस के अंदर हेल्थ में कवर अप होगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कवर अप होगा। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप चाहो तो इस इमेज से भी इसको पूरा समझ सकते हो। अब चर्चा में क्यों रहा, वैसे तो ये इस टॉपिक की हेडिंग ये थी कि एक अध्ययन ये कि जो मधुमेह डायबिटिक है उसका रिस्क है वो समय से पहले पहचाना जा सकता है, कम किया जा सकता है। लेकिन कुछ कीवर्ड्स थे, उनको हेडिंग जानबूझ के बनाई गई है ताकि ये याद रहे। चर्चा में क्यों रहा, तो एक नया अध्ययन है, उससे पता चलता है कि जो हमारे रक्त में मौजूद छोटे अणु जिन्हें मेटाबोलाइट्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेटाबोलाइट्स। ये क्या मधुमेह और विशेष रूप से जो किडनी की बीमारी है उसका संकेत दे सकते हैं। मतलब एक कॉमन सेंस है कि जैसे आपको कोई बुखार भी आता है तो ऐसा तो नहीं एकदम से 100 डिग्री 102 डिग्री बुखार आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। धीरे धीरे बुखार आता है, 2 से 4-5 घंटे लगते हैं सामान्यतः, या 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगता है। मतलब एक प्रोसेस से चीज़ें आती हैं। तो उसी तरह से जो मधुमेह है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये धीरे धीरे फैलती है शरीर में। तो ये एक दिन में तो नहीं होगी, पहले पता चलेगा। तो जो ट्रेडिशनल जांच है, पारंपरिक जांच है, उसमें जितना टाइम लगता है, तो ये जो नया अध्ययन है इसके माध्यम से अगर जांच की जाएगी तो बीमारी का जोखिम बहुत पहले पता चल जाएगा। यानी अगर इसके लक्षण दिखते हैं या अंगों को नुकसान पहुंचता है, उससे पहले ही बीमारी का पता चल जाएगा। तो इसमें रिसर्चर कौन है? आईआईटी बॉम्बे, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज और क्लेरिटी बायोसिस्टम। इसके शोधकर्ताओं ने 52 लोगों के रक्त के नमूनों का विश्लेषण किया, और इसमें स्वस्थ लोग भी थे, डायबिटिक डिजीज भी थे, और मधुमेह से पीड़ित गुर्दे के रोगी यानी डीकेडी यानी डायबिटिक किडनी डिजीज, ये सभी लोग शामिल थे। और इन्होंने ड्राइड ब्लड स्पॉट विधि का प्रयोग किया था, जिसको हम आगे देखेंगे। तो अब बात करते हैं बायोकेमिकल मार्कर क्या है। तो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है उसके दौरान हमारे बॉडी में बहुत सारे अणु होते हैं, जैसे शुगर है, अमीनो एसिड है, लिपिड है और अदर यौगिक है। अब ये अणु हमारे शरीर की विभिन्न अंग और हमारी प्रणालियों को दर्शाते हैं। अब मेटाबोलामिक प्रोफाइलिंग क्या होती है? जो ये अणु होते हैं ना, इन अणुओं का बड़े पैमाने पर अध्ययन यानी स्टडी किया जाता है, और इस स्टडी में बीमारी में होने से पहले जो शरीर में जो सूक्ष्म रासायनिक बदलाव है उसको पकड़ लेता है। यानी कोई बीमारी होगी उससे पहले क्या होगा कि बॉडी में कुछ चेंजेज आएंगे, वो काफ़ी माइक्रो लेवल पर आएंगे, फिर वो मैक्रो लेवल पे दिखाई देंगे। तो माइक्रो लेवल पर जो चेंजेज है अगर उनको आप देख लोगे तो आप बीमारी का पता लगा पाओगे। इसलिए इन अणुओं को, यानी जो मेटाबोलाइट्स है, इन्हीं को बायोमार्कर कहा गया है। यानी ये एक मार्कर का काम करते हैं कि हाँ कुछ चेंजेज आए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और ये बीमारी हो सकती है। तो 26 ऐसे मेटाबोलाइट्स की पहचान की गई है जो कि स्वस्थ लोगों और मधुमेह के रोगियों में अलग अलग हैं। तो मतलब कि सीधा ब्लड लिया और जांच की, और जब जहाँ पर मेटाबोलाइट्स में डिफरेंस आएगा उससे ये पता चल जाएगा कि मधुमेह भविष्य में डायबिटीज़ होने वाला है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल थे मेटाबोलाइट्स के, जैसे अरेबिटोल और इनोसिटोल, नाम रखना जरूरी नहीं है। ये मधुमेह के रोगियों में और स्वस्थ लोगों की तुलना में कम या ज़्यादा थे। मतलब कि ये या तो कम है या ज़्यादा है, बराबर नहीं है। तो इससे ये पता चल जाता है कि डायबिटीज़ होने वाला है या नहीं होने वाला। और ये जो मेटाबोलाइट्स है, बायोमार्कर, ये मधुमेह और किडनी इसका संकेत दे सकते हैं, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। अब बात करें ड्राइड ब्लड स्पॉट, ये क्या होता है? ड्राइड ब्लड स्पॉट, डीबीएस टेक्नोलॉजी, ये क्या होती है? क्योंकि जो रिसर्च है उसमें इसी का प्रयोग किया गया है। तो ड्राइड ब्लड स्पॉट, इसमें क्या होता है? सामान्यतः हमारी जो नसें होती है उनमें से ब्लड नहीं निकाला जाता, बल्कि अंगुली में हल्की सी सुई चुभाई जाती है और खून की कुछ बूंदें ले ली जाती है, और फिर उन बूंदों को एक खास तरह के फिल्टर पेपर पर, यानी जो सोखता है वैसे कागज पर लगा के सुखा लिया जाता है। अब इसके लाभ क्या है? कम खून की ज़रूरत होती है, नमूने स्टोर करना ईजी होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी आसान होता है, और इसके लिए ठंडे तापमान यानी रेफ्रिजरेशन की भी
आवश्यकता नहीं होती है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। जैसे देखो यहाँ पे सैंपल कलेक्शन में क्या किया, ड्राइड ब्लड स्पॉट टेक्निक में कुछ नहीं, ब्लड लिया और सीधा इस फिल्टर पेपर पे डाल दिया। अब फिर इसको क्या किया, पैक करके भेज ले गए, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे ही काम आ जाता है। फिर इसको लेके मास स्पेक्ट्रोमीटर पर और यहाँ पे जाके इसकी जांच कर दी। तो ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये क्या है। अब ये बेहद शक्तिशाली विश्लेषणात्मक टेक्निक है। इसमें जो आणविक तराजू कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी में छोटे छोटे अणु होते हैं यानी मेटाबोलाइट्स हैं, उनकी स्टडी करती है और ये पता लगा लेती है कि किसी सैंपल में कौन से अणु हैं और वे कितनी मात्रा में हैं, और यही इस पूरे शोध का आधार है। तो भारत के लिए इसका क्या महत्व है कि भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं वो डायबिटिक हैं और 13.6 करोड़ प्री डायबिटिक स्टेज में है। तो जल्दी पता लगाने से क्या हुआ, उनमें किडनी फेल होना, हृदय रोग होना या फिर जो नर्व डैमेज जैसी गंभीर जटिलताएं उनको रोक सकते हैं। साथ ही जो ड्राइड ब्लड स्पॉट टेक्नोलॉजी है वो ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में आसानी से उसको जांच इजीली की जा सकती है। और व्यक्तिगत देखभाल यानी पर्सनलाइज्ड केयर को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे हर मरीज का इलाज उसके खास मेटाबॉलिक प्रोफाइल के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन इसमें सीमाएं क्या हैं कि अध्ययन बहुत छोटे पैमाने पर किया गया है, 52 लोग शामिल थे सिर्फ, और जांच में इस्तेमाल होने वाली जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्नोलॉजी है वो फिलहाल महंगी है। ये जरूर इसकी लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी एक तरह का बहुत बड़ा बदलाव है कि बीमारियों के डायग्नोसिस में। कल्याणवाद का ममदानी मॉडल एवं टिकाऊ कल्याणवाद यानी सस्टेनेबल वेलफेयरिज्म, यानी ऐसा वेलफेयर हो जो लगातार बना रहे। तो ये मुख्य रूप से इसमें एक तो जॉन रॉल्स का और एक पेराटो, इन दो का आर्थिक थ्योरी है, इस रिलेटेड करके हम इस आर्टिकल को देखेंगे। देखो संदर्भ क्या है, जो न्यूयॉर्क के नए मेयर हैं जोहरान ममदानी, उनका चुनाव हुआ तो उन्होंने क्या बड़े कल्याणकारी वादे किए थे कि जैसे मुफ्त बसें, किराया फ्रीज कर देंगे, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर होगी। तो इससे बुनियादी सवाल कि जो अर्थव्यवस्था है बाजार पर निर्भर है यानी मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज है, उनमें टिकाऊ कल्याणवाद कैसा हो। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे बस है वो फ्री है, तो फ्री का मतलब क्या होता है, वो सभी के लिए फ्री है, ऑल। तो क्या होगा, बसों पे भार बढ़ेगा और एक समय के बाद क्या होगा कि बसों में भीड़ भाड़ होगी और रख रखाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि संसाधन तो कहीं से आ नहीं रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, क्वालिटी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सेकंड एग्जांपल है कि किराया फ्रीज कर देंगे, किराया फ्रीज कर देंगे। जो रेंट पर देते हैं उनको अगर प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो वो क्या करेंगे, वो नई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। जब न्यू बिल्डिंग्स नहीं बनाएंगे तो ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अब इस कल्याणवाद के दो पहलू हैं कि पहला तो फायदा है कि काफ़ी तेज़ी से काम करता है, स्पष्ट परिणाम आते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल मिल जाती है, लेबर से उनको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है। नुकसान क्या है कि अक्सर इससे गुणवत्ता गिरती है, क्वालिटी कम होती है, अक्षमता बढ़ती है, और जब कीमतें लागत बहुत कम कर दी जाती है जैसे फ्री, तो ब्लैक मार्केट भी पनपता है। अब एग्जाम्पल क्या है कि मुफ्त बसें का मतलब क्या है कि कम या खराब रख रखाव वाली बसें, और किराया फ्रिज का मतलब क्या है कि नए घरों का निर्माण है वो रुक जाएगा, जिसको हम पहले देख चुके हैं। अब ये जो दुविधा है वो इकोनॉमी में भी दुविधा है। जॉन रॉल्स, उनका आर्थिक दर्शन ये बोलता है कि निष्पक्षता पर जोर देना चाहिए, फ्री है तो सबके लिए फ्री, यानी समाज को उसके सबसे वंचित व्यक्ति के नज़रिए से आंका जाना चाहिए। अगर समाज में कुछ लोग वंचित हैं तो फिर समाज, पूरा समाज को उसी के नज़रिए से आंको। जबकि जो पेरेटो है उनका आर्थिक दर्शन बोलता है इफिशियंसी पर जोर देता है, यानी ऐसा सुधार जिससे किसी का नुकसान नहीं हो। अब यहाँ पे मुख्य बात है कि अति उसके खतरे हैं। जैसे रॉल्स ट्रैप किया, अगर हर चीज़ की कीमत दबा देंगे तो उसे सप्लाई है वो खत्म हो जाएगी, क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, और मध्यम वर्ग है वो सरकारी स्कूल छोड़ देगा। जैसे भारत में क्या एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट स्कूल बहुत सारे हैं, क्वालिटी ख़राब है, तो सब प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भागते हैं। पेरेटो ट्रैप क्या है कि सिर्फ दक्षता पर ध्यान देना, उससे क्या होगा, एक्सक्लूजन होगा। जैसे कुशल अस्पताल हैं वो गरीबों की पहुंच से भी बाहर हो जाएंगे। तो अब क्या आवश्यक है कि दोनों में एक संतुलन बना रहे। अब इतिहास का भी सबक हमारे पास क्या है कि हम समाज हमेशा दोनों बाजार और सामाजिक सुरक्षाओं के बीच झूलता रहता है।
और जब बाजार हावी होता है तो सामाजिक सुरक्षा की मांग उठती है, जब ब्रोन रॉल्स की फिलोसफी काम आती है, और जब सुरक्षा बहुत हावी हो जाती है तो उदारीकरण पेरेटो की मांग होती है। अब आदर्श मॉडल क्या है, ममदानी का प्रस्ताव, तो ये कि असली समाधान रॉल्स और पेरेटो को चुनना नहीं है, बल्कि उनके बीच में थर्मोस्टेट यानी संतुलक बनाना है। थर्मोस्टेट क्या होता है? आपने देखा हो आपके घर में गीजर होता है, तो गीजर को चालू करते हैं और गीजर में पानी एक लेवल पे गर्म होता है, फिर गीजर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। यानी उसमें एक सिस्टम होता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर का पानी गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि वो गीजर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो वो थर्मोस्टेट नाम का यंत्र होता है। जो सोलर गीजर होते हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं। इसलिए जब कभी थर्मोस्टेट खराब हो जाता है तो गीजर में ब्लास्ट हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो रॉल्स और पेरेटो को चुनना नहीं है हमारा लक्ष्य, हमारा यहाँ पे बैलेंस बनाना है। जो कल्याणवाद हो, वेलफेयरिज्म हो, वो वित्तीय रूप से ईमानदार हो, यानी फिजिकली हॉनेस्ट हो, यानी इसका खर्च है वो पारदर्शी हो। दूसरा है कि सूक्ष्म आर्थिक रूप से सावधान हो, यानी माइक्रो इकोनॉमिकली केयरफुल हो, इसका डिजाइन सही हो कि जो वाकई जिनको आवश्यकता है उनको दिया जाए, नहीं कि सभी को फ्री दिया जाए। अब इसको कैसे किया जा सकता है, ये काफी अच्छा एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें कि इनपुट के बजाय आउटकम को सब्सिडी दो। यानी जैसे बसों को ईंधन देने के बजाय आप जो बस समय पर चली गई किलोमीटर के हिसाब से उनको भुगतान करें। सख्त मूल्य नियंत्रण हो, के बजाय सख्त मूल्य नियंत्रण है उसके बजाय आप बफर का उपयोग करो। जैसे सभी को किराया फ्रीज करने का कोई मतलब नहीं है, जिनको जरूरत है उनको मीन्स टेस्टेड यानी आय आधारित वाउचर दे दो। जिसकी कम आय हो थोड़ा वाउचर दे दिए ताकि उसके रेंट में हेल्प मिल जाएगी। और सप्लाई बढ़ाने पर जोर दो आप। नए घर बनाने के लिए नियम आसान करें, जैसे कि जोनिंग फास्ट ट्रैक जोन्स बना दें, और नगद वाउचर को प्राथमिकता दें। लेकिन साथ में जो विश्वसनीय सार्वजनिक विकल्प हैं, जैसे अच्छे सरकारी स्कूल अस्पताल हैं, उनको भी रखें और उनकी गुणवत्ता पर भी खर्च करें। तो यहाँ पे दोनों में रॉल्स और पेरेटो में बैलेंस बनाने की बात की जा रही है। अब ये अच्छा कॉन्सेप्ट था कि मिशन ड्रिवन फर्म ये क्या होती है, तो इनकी भूमिका क्या होती है। तो मिशन ड्रिवन फर्म ऐसी फर्में होती है जो सामाजिक और व्यावसायिक दोनों में काम करती है। वे एक स्पष्ट मिशन या उद्देश्य के साथ काम करती है जो केवल लाभ कमाने से परे होता है। देखो मिशन ड्रिवन फर्म होती है उसका काम क्या होता है, ये अमीरों से तो अच्छा खासा पैसा लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनका फ्री में इलाज करते हैं। उदाहरण के लिए अरविंद आई केयर सिस्टम, ये क्रॉस सब्सिडी मॉडल पे काम करता है। जो मिशन ड्रिवन फर्म है वो सभी लगभग क्रॉस सब्सिडी मॉडल पे काम करते हैं, अमीरों से पूरा पैसा लेंगे और गरीबों का फ्री में इलाज कर देंगे। तो ऐसी फर्मों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। ये भी एक टिकाऊ वेलफेयरिज्म यानी सस्टेनेबल जो कल्याणवाद है उसके लिए लाभ में रहेगा। इतिहास हमें सिखाता है कि दया और क्षमता दोनों में से एक को नहीं बल्कि इनकी सीक्वेंस को चुनना होगा। जब संकट है, मंदी है, तब हमें रॉल्स का मामला अपनाना पड़ेगा, सब्सिडी देंगे, लोगों को बचाएंगे, ठीक है। और क्षमता बढ़ गई उनकी तो पेरेटो की ओर झुकेंगे ताकि कीमत बहाल करे, वाउचर दे, प्रतिस्पर्धा बढ़ाए। याद करो कोरोना के समय हमने मुद्रास्फीति सॉरी मुद्रा आपूर्ति बहुत बढ़ाई गई थी कोविड के समय, लेकिन बाद में उसको वापस खींचा भी गया था। आरबीआई ने कुछ नीतियां लाई, कुछ गवर्नमेंट ने नीतियां लाई, उसके माध्यम से मनी सप्लाई को कंट्रोल भी किया गया था। तो ऐसे साँचे पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए हमारा जो समावेश बड़े पैमाने पर समावेशन इंक्लूजन के लायक बनाता हो। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इंक्लूजन शब्द का मतलब क्या होता है। इंक्लूजन शब्द का मतलब एक कीवर्ड बोले तो वो होता है भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन। ऐसी गतिविधि जिसके माध्यम से अगर भागीदारी बढ़ रही है तो वो समावेशी विकास है, समावेशन है। ये कीवर्ड हमेशा ध्यान रखना। मेंस में 1-2 साल में इंक्लूजन शब्द के माध्यम से कुछ क्वेश्चन आते हैं, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा तो आप आराम से इजीली एग्जाम्पल डाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो हम बहुत सारे प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट का मीन पता होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से चलेंगे तो क्या होगा कि लोगों की भागीदारी पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा, लोग का अपलिफ्टमेंट होगा, धीरे धीरे उनकी जो आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे फिर रॉल्स की जगह हम पेरेटो के मॉडल्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अब सोचना जरूरी है, सेगमेंट में कुछ न्यूज़ करेंगे कि केंद्र सरकार ने गहरे समुद्र यानी डीप सी या हाई सी कह सकते हैं उसको हम, हाई सी बेटर वर्ड होगा। हमने हाई सी ट्रीटी देखी थी, तो उस दिन हमने देखे थे कि अलग अलग होते हैं, एक टेरिटोरियल वाटर होता है, एक कॉन्टिग्यूस जोन होता है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो यही तो
ईईजेड में मत्स्य पालन के स्थायी उपभोग के नियमों के उद्देश्य से जो मछुआरा सहकारी समिति हैं या जो मछली किसान उत्पादक संगठन है उनको प्राथमिकता देना है। कुछ रूल्स लाए हैं सरकार, और ये केंद्र सरकार लाई, ये ध्यान रखना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने कहा है कि R&D के अंदर यानी शोध व अनुसंधान में खर्च है उसमें प्राइवेट भागीदारी बढ़ाने की अपील की है कि भारत में जो खुद का जो R&D खर्च है वो जीडीपी का लगभग 0.64% ही है, और ग्लोबल एवरेज 1.8% है, उससे काफ़ी कम है। सरकारी प्रयास इस दिशा में क्या हो रहे हैं कि एक अभी RDI योजना या RDI फंड लाया गया, आपने पढ़ा होगा, भविष्य में बात करेंगे। ANRF, इसकी हम बात कर चुके हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल क्वांटम मिशन, ये फिर एक AI मिशन है, फिर नेशनल मिशन ऑन जो चिप है या साइबर फिजिकल सिस्टम है, ये सब भी हम इसीलिए लाए। सीरिया के अंदर डेवलपमेंट क्या है कि आपको पता होगा कि सीरिया के राष्ट्रपति अल सराय, जिनके बारे में हमने बात भी की थी, कि उनकी फोटोग्राफ भी दिखाई थी। तो USA और UNSC, देखो US मतलब अमेरिका और UNSC मतलब ये यूनाइटेड नेशंस का जो अंग है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि इन दोनों ने उसको आतंकवादी की सूची से बाहर कर दिया। जब सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार थी, तब जो ये राष्ट्रपति थे अल सरा, ये राष्ट्रपति नहीं था, विद्रोही था, और ये लड़ रहे थे किससे? सीरिया में बशर अल असद जो राष्ट्रपति थे उनसे। और एक समय बाद क्या हुआ कि उन्होंने सत्ता छोड़ दी विद्रोहियों के हाथ में और ये भाग के रूस चले गए। तो ये अल सरा विद्रोही नेता था और इसको आतंकवादी माना गया था। अब वो एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है टेररिस्ट को भी। अब तंजानिया की बात करें तो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं काफ़ी दिनों से, और विरोध आंदोलन हो रहे हैं क्योंकि इलेक्शन हुए थे, उन्हीं पे प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड में वो देश आते हैं जो आज़ाद हुए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद जो देश आज़ाद हुए, इसमें लैटिन अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, और साउथ ईस्ट एशिया आता है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, इनमें ये इलेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलते रहते हैं। थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम है ये। और फिर बाद में क्या होता है कि अफ्रीकी देशों में तो मुख्य रूप से देखता है कि जो क्या होता है, फिर सैन्य शासन आ जाता है, सेना है वो अपने हाथ में सत्ता ले लेती है। ईरान में हमने बात की थी डे ज़ीरो की तेहरान में, तो अब बात हो रही है कि वो पानी की कटौती की जाएगी। तालिबान, आपको पता होगा अफगानिस्तान तालिबान है, इनके बीच में जो रेखा है, डूरंड रेखा है, उस पर क्या संघर्ष चल रहा था लंबे समय से, तो उसमें भी कोई शांति समाधान नहीं हुआ है। शांति वार्ता थी, विफल हो गई थी, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान ने मजबूर किया था कि ये काम करो आप, पाकिस्तान में कोई भी हमला होगा तो उसका जिम्मेदार अफगानिस्तान को माना जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तालिबान ने साफ मना कर दिया। DNA के स्ट्रक्चर की खोज करने वाले वैज्ञानिक जेम्स वाटसन है, उनकी डेथ हो गई है। तो बस स्पीसीज पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर है कालमेघी तूफान, ये फिलीपींस और वियतनाम में आया है, मुख्य रूप से साउथ चाइना सी एंड ईस्ट पैसिफिक में। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री पूर्व शेख हसीना, वो भारत में रह रही है। उन्होंने बोला है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसमें सुरक्षा बलों ने निश्चित रूप से गलतियां की है। यानी यहाँ पे अभी वो सुरक्षा बलों की गलती बता रहे हैं, खुद की नहीं बता रहे। और भारत और अमेरिका के संबंधों की बात की जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, HAL, उसने 113 फाइटर जेट इंजन के लिए GE एरोस्पेस, ये अमेरिकी कंपनी है, उससे $1 बिलियन का समझौता किया है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जो हम तेजस वगैरह बनाते हैं, जो फाइटर जेट बनाते हैं हम, जो भी उन सब का इंजन है ना, वो हम नहीं बनाते, वो अभी भी अमेरिका से ही आता है। फुजियान, ये चीन ने अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है फुजियान, इसको लॉन्च किया, ये काफ़ी एडवांस है। इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन चल रहे हैं अमेरिका से, रूस, इंडिया, सब जगह। भारत का जो स्वदेशी कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम है INS विक्रांत, जो एकमात्र स्वदेशी है हमारा। राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम, तो ये मुख्य रूप से मेक्सिको की राष्ट्रपति हैं, और इनके साथ पब्लिक प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था। तो फिर इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ, यौन शोषण के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। इसी के साथ आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो आप यूट्यूब पे देख ही रहे, अच्छा लगे तो आप साझा कर सकते हैं, और आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस पर जल्दी वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक यू।